सर्दियों की एक रात में नदी के किनारे एक 12 साल का बच्चा बैठा हुआ है। माँ ने आज भी दिन भर काम किया होगा, चावल की भूसी निकालने में कितना ही पैसा मिलता होगा। पिताजी होते तो शायद थोड़ा सहारा हो जाता। ये सब सोचते हुए उसे बार बार झपकी आ रही है। कई मर्तबा सर ढलता तो गर्दन झटक के खुद को जगा लेता। जागना ज़रूरी है, नावों की देखभाल करनी है, मालिक की नौकरी होगी तो सो भी जाता। यह बात अंतरात्मा की है। ये काम चंद सिक्कों के लिए नहीं, एक महत्तम लक्ष्य के लिए किया जाना है। लक्ष्य कुछ देर में खुद दौड़ता हुआ लड़के के पास आ ही जाता है। आवाज़ आती है, नाव तैयार करो, पार जाना है। लड़का गर्दन हिलाकर इनकार कर देता है। शाम से नहीं तो दंड से सही। आवाज़ दोबारा कहती है, नाम निकालो वरना गोली मार देंगे। लड़का फिर इनकार कर देता है। अब की बार गर्दन नहीं हिलती। सीटी जैसी आवाज़ में लड़का जवाब देता है, नहीं ले जाएंगे तुमको, नदी के पार नहीं ले जाएंगे। तभी एक बंदूक का ठड्डा आकर लड़के के सिर पर लगता है। 12 साल के बच्चे की खोपड़ी का क्या हुआ होगा बताने के लिए डॉक्टरी की पढ़ाई ज़रूरी नहीं। माथा पकड़कर लड़का फिर खड़ा होता है। आवाज़ की पिच और ऊंची हो गई है, मानो किसी को इत्तला कर रहा हो। लड़का एक और बार वही जवाब दोहराता है, कहा ना नहीं ले जाएंगे तुमको नदी। बात ही पूरी नहीं हो पाई। नदी यूं तो रुकती नहीं, लेकिन लड़के की ज़बान ने उसे भी रोक दिया। एक गोली आकर उसके सीने में लगी और वो वहीं गिर गया। ड्यूटी पूरी हो गई, अब नींद से कोई खतरा नहीं। 12 साल की उम्र में अपने उद्देश्य के लिए जान देने वाला ये लड़का कौन था और क्या था उसका उद्देश्य, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 11 अक्टूबर का दिन और आज की तारीख का संबंध है शहादत से। कहानी की शुरुआत एक राजा और उसके राजमहल से। राजा के पास मुकुट नहीं था, लेकिन राज शक्ति पूरी थी। एक दिन राजा ने सोचा कि उसके लिए नया महल बनाया जाना चाहिए। इसके लिए लोगों पर टैक्स लगाए गए। पेट्रोल और रसोई गैस तो तब होती नहीं थी, इसलिए राजा ने देशभक्ति का बैंड बजाया और एक नया टैक्स ईजाद किया, नाम राजभक्ति टैक्स। राजशाही को माफिया राज बना डाला। राज के गुंडे आए दिन मनमानी करने लगे। देशभक्ति के नाम पर पैसा उगाहा जाने लगा और एक दिन महल बनकर तैयार भी हुआ, लेकिन सहन करने की भी सीमा होती है साहब। राजा के विरोध में जनता उठ खड़ी हुई। प्रजामंडल का गठन किया गया और कुछ ही सालों में जनता ने राजा का ही बाजा बजा डाला। इसके पहले कि आप एनालॉजी ढूंढे, बता देते हैं कि बात आज़ादी के पहले की हो रही है और अब ये सब कहाँ होता है। अब तो मिल्कियत मुल्क जनता के हाथ में है। आज़ादी का चमन मुस्कुरा रहा है और कूड़े से भी भीनी भीनी खुशबू उठती है, सब चंगा सी। जिस राजा साहब की हम बात कर रहे हैं उनका नाम था शंकर प्रताप। 1926 में इन्होंने उड़ीसा में ढेंकनाल में रियासत की बागडोर संभाली। पिता का नाम था राजा सूर प्रताप सिंह। नाम के अनुसार ही राजा भी प्रतापी थे। पंचतंत्र सरीखा का रहा जाए तो जनता का कल्याण करते थे। प्रजा ने भी राजा को महेंद्र बहादुर की उपाधि दे रखी थी। इसका मतलब होता है इंद्र के बराबर महान राजा। 1926 में राजा चल बसे तो बड़े बेटे राजकुमार शंकर प्रताप का राज तिलक हुआ, लेकिन राजकुमार तब तक लोकल न रहकर ग्लोबल हो गए थे। ब्रिटेन में उनकी वकालत चल रही थी, सो भारत की तरह राजगद्दी पर चरण पादुकाएं रख छोटे भाई पत्तायत नृसिंह प्रताप सिंह देव ने राजकाज संभाल लिया। नृसिंह प्रताप ने सोचा कि राज मुकुट ना हुआ तो क्या, राजमहल ही सही। मुनादी हुई कि छोटे राजा के लिए महल बनवाया जाएगा, एकदम भव्य 100 कमरों वाला। मुफ्त तो कुछ बनता नहीं, तो सवाल उठा कि पैसा कहाँ से आएगा। पैसा आया और वहीं से जहाँ से आज भी आता है। राजशाही के नाम पर नृसिंह प्रताप ने माफिया राज शुरू कर दिया। राजमहल के गुर्गे लोगों को धमका के चंदा उगाहने लगे, नए नए टैक्स लगने लगे। जनता को देशभक्ति का लॉलीपॉप थमा दिया गया। इसके बाद कहा गया, केवल आर्थिक दान से कुछ न होगा, भुजबल का दान भी जरूरी है। प्रजा को बंधुआ मजदूर बना दिया गया। 2 वक्त का खाना भी न मिलता था। थक कर थम जाओ तो कोड़े पड़े सो अलग। प्रजा को लगा कि शंकर प्रताप लौटेंगे तो उनके साथ अन्याय का हिसाब करेंगे, लेकिन राजा साहब तो खुद अंग्रेजी के शक्ल में थे। दोस्ती उन्हीं से, उठना बैठना भी उन्हीं के साथ। जनता की फिक्र उन्हें कैसे होती। तो जैसे कि पहले बताया, सहन शक्ति ने बाउंड्री लाइन को छुआ तो जनता ने राजा को आउट करने का संकल्प ले लिया। एक नया आंदोलन खड़ा हुआ, प्रजामंडल। प्रजा ने अपना नायक भी चुना, वैष्णव चरण पटनायक। वीर वैष्णव थे भी बहुत चतुर। पता था कि क्रांति का झंडा उठाकर बीच सड़क पर चलेंगे तो राजा का डंडा मिलेगा और कुछ नहीं। उन्होंने रेलवे में पेंटर की नौकरी कर ली। इसके लिए प्रजामंडल के लिए पैसा तो मिला ही, साथ ही सरकारी सवारी का मुफ्त पास भी।
वीर वैष्णव पेंटिंग के काम से जहां भी जाते वहां राजा साहब की महिमा पर काला रंग पोत आते। उनकी मेहनत का नतीजा हुआ कि आसपास की रियासतों में भी प्रजामंडल खड़े होने लगे। प्रजामंडल का स्कोप इतना व्यापक है कि तारीख के सिर्फ एक एपिसोड में उसके साथ न्याय नहीं हो सकता, इसलिए अलग से उन पर एपिसोड्स हम बनाएंगे आने वाले समय में। खैर, प्रजामंडल का रिएक्शन एज एक्सपेक्टेड हुआ। एक तरफ की टीम ने नए प्लेयर जोड़े तो दूसरी टीम पीछे कैसे रह सकती थी। राजा शंकर प्रताप ने ईमान का ऑक्शन किया और अंग्रेजों से मदद मांग ली। कलकत्ता से 250 अंग्रेज सैनिकों की एक टुकड़ी ढेंकनाल भेज दी गई। आंदोलन के चक्कर में बाकी रियासतों पर खतरा महसूस होने लगा वहां के राजाओं को, तो उन्होंने भी अपनी फौज मदद के लिए ढेंकनाल भेज दी। अब टक्कर सत्ता के गठबंधन और जनता के संगठन के बीच थी। सीधे विद्रोह में राजा का पलड़ा हल्का पड़ सकता था, तो उसने सोचा वकालत की पढ़ाई को ही जस्टिफाई कर लें। राज्य में नया कानून लागू हुआ। वीर वैष्णव और आंदोलन के बाकी नेताओं की सारी संपत्ति हड़प ली गई। इतने से भी मन न भरा तो अंग्रेज सैनिकों को वीर वैष्णव के पीछे लगा दिया गया। 10 अक्टूबर 1938 के दिन अंग्रेजों को खबर लगी कि वैष्णव भुवन गांव में छुपे हुए हैं। उसी दिन गांव पर हमला किया गया। सैनिकों ने पूरा गांव उजाड़ दिया और लोगों के घरों को जला दिया। गांव के बगल से एक नदी बहती थी, ब्राह्मणी नदी। अंग्रेजों को पता चला कि वैष्णव नदी पार करके भाग निकले हैं। उनका पीछा करते हुए अगली रात सैनिक नीलकंठपुर पहुंचे। प्रजामंडल में बच्चों की एक अलग सेना बनाई गई थी, बानर सेना, जो मुखबिरी और आंदोलन के नेताओं को खतरे से आगाह किया करते थे। इन्हीं में शामिल एक बच्चे को उस दिन घाट पर निगरानी की ड्यूटी दी गई थी। बच्चे का नाम था बाजी राउत। अंग्रेज सैनिक पहुंचे तो उन्होंने बाजी से नदी पार कराने को कहा। इनकार करने पर उसे गोली मार दी गई और आज के दिन यानी 11 अक्टूबर 1938 को 12 साल का बाजी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाला सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी बन गया। अंग्रेजों ने बाजी को मार दिया, लेकिन बाजी अपनी ड्यूटी पूरी कर चुका था। उसकी तेज आवाज सुनकर कुछ ही देर में गांव वाले घाट पर पहुंच गए। सैनिकों ने गांव वालों को आते हुए देखा तो वो भागने लगे। नाव से जाते हुए उन्होंने गोलियां बरसाईं, जिनमें 4 और लोगों की मौत हुई। उस दिन 5 शहीदों के पार्थिव शरीर को ट्रेन से कटक ले जाया गया। कटक की सड़कों पर उस दिन हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। 12 साल की बाजी की कहानी सुन सभी की आंखें नम थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित सच्चिदानंद रौत्रे ने बाजी के लिए लिखा, बंधु यह चिता नहीं बल्कि देश का अंधेरा मिटाने के लिए मुक्ति की मशाल है। 9वीं की कक्षा में गणित में सेट थ्योरी के सवाल बनाने में वेन डायग्राम का यूज होता था। 2 या 3 गोले जो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते थे। ऐसे ही 2 गोलों में अगर पॉलिटिक्स और इंसानी जज्बात लिखकर उन्हें ओवरलैप कराया जाए तो बीच के हिस्से में क्रांति और बलिदान का नाम आएगा। शहादत का जिक्र करने पर मुक्तिबोध का सवाल टांग दिया जाता है, पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। तर्क दिया जाता है कि पॉलिटिक्स सीरियस इशू है साहब, एक बच्चे की मौत को यूं रुमानियत का लबादा मत उड़ाइए। तुम बलिदान की आड़ में अंग्रेजों के दमनकारी कानून और सामंतवाद को व्हाइट वॉश कर रहे हो। लेकिन तर्क और रीजन के पार एक मैदान है जहां बाजी मिलेगा तुम्हें। एक 12 साल के बच्चे को जिस देश प्रेमी ने अपनी जान न्यौछावर करने के लिए प्रेरित किया, उसकी कहानी सिर्फ पॉलिटिक्स और इज्म की कलम से नहीं लिखी जा सकती। उसके लिए कविता भी ज़रूरी है, जैसे कवि कालिंदी चरण पाणिग्रही ने बाजी के लिए लिखी। आओ लक्षण, आओ नट, रघु हरुषि प्रधान, बजाओ तुरी, बजाओ बिगुल, मरा नहीं है, मरा नहीं है, 12 साल का बाजिया मरा नहीं है। आज के लिए इतना ही। तारीख के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे दोस्त कमल ने और रिकॉर्ड किया था हमारे साथी राशिद ने। देखते रहिए दी ललन टॉक।